नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है परीक्षा वाणी नोट सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज डिटेल में कवर कर रहे हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। इस सीरीज़ के अंतर्गत उत्तराखंड के इतिहास को हम देख रहे थे। काफ़ी लंबा चैप्टर है उत्तराखंड की हिस्ट्री और हम इसको पूरी डिटेल के साथ देख रहे हैं। यानी इसमें आपको न सिर्फ परीक्षा वाणी की बल्कि जो दूसरी इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनके भी नोट्स देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जो पूरा टॉपिक है वो यहीं पे कवर हो जाए। इस सीरीज़ के अंतर्गत अभी हमारा पंवार वंश यहाँ पे चल रहा था, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने टिहरी रियासत के शुरुआती राजाओं के बारे में बात करी। कैसे टिहरी रियासत की स्थापना हुई, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह को लेकर जो सवाल आपसे बन सकते हैं उन सबको लास्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। आज इसी सीरीज़ के अंतर्गत टिहरी रियासत के दूसरे भाग को कवर करेंगे और जो अगले 3 राजा हुए जिनमें कीर्ति शाह शामिल हैं, नरेंद्र शाह शामिल हैं और पंवार वंश के और टिहरी रियासत के अंतिम शासक मानवेंद्र शाह शामिल हैं। इनसे जो सवाल आपके बनते हैं या बन सकते हैं या बन चुके हैं वो आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेंगे पूरी डिटेल के साथ। अगर आपने इस सीरीज़ की हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रताप शाह के बाद गद्दी पर आते हैं उनके पुत्र कीर्ति शाह। कीर्ति शाह का शासनकाल 1887 से लेकर 1913 तक रहा। ठीक है, कीर्ति शाह की बात करें तो इनका जन्म लगभग 1874 के आसपास हुआ था। जब इनके पिता का यानी प्रताप शाह का निधन हुआ तो उस समय इनकी उम्र जो थी वो काफ़ी कम थी। तो इनकी संरक्षिका के तौर पर इनकी जो माता थी यानी प्रताप शाह की जो पत्नी थी रानी गुलेरिया, इन्होंने शासन किया। ठीक है, 1892 में जब कीर्ति शाह 18 वर्ष के हुए तब जाकर वे वास्तविक राजा बने। तो इनकी संरक्षिका को लेकर या उन हालातों को लेकर सवाल आते हैं। देखिए, कीर्ति शाह की जो संरक्षिका थी वो रानी गुलेरिया थी। रानी गुलेरिया ने शुरुआत में कीर्ति शाह के चाचा विक्रम शाह को संरक्षक नियुक्त किया था, यानी डायरेक्ट रानी गुलेरिया संरक्षिका नहीं बनी थी। पहले उन्होंने इनके चाचा यानी प्रताप शाह के भाई को कीर्ति शाह का संरक्षक बनाया, लेकिन उनकी अकुशलता के देखते हुए 1 साल के भीतर ही रानी ने शासन अपने हाथों में ले लिया। विक्रम शाह जब संरक्षक के तौर पे काम कर रहे थे तो काफ़ी विद्रोह उस समय देखने को मिले। तो उस वजह से रानी ने 1 साल के भीतर ही इनकी जगह पर खुद संरक्षिका का पद संभाल दिया। अपनी सहायता के लिए रानी ने एक संरक्षण समिति का भी गठन किया जो आमतौर पर इनको सलाह देती थी, और इस समिति की जो अध्यक्ष होती थी वो रानी गुलेरिया ही होती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा सहायता के लिए संरक्षण समिति किसने बनाई थी? आप कहेंगे कीर्ति शाह की जो संरक्षिका रही रानी गुलेरिया, उन्होंने। ठीक है, 18 साल का होने पर 1892 में कीर्ति शाह को वास्तविक सत्ता दी गई और वो खुद तपस्या करने लगी, जो रानी गुलेरिया थी। यहाँ पर ये वाला सवाल आपसे पेपर में पूछा गया है, वो नरेंद्र शाह को लेकर के था कि वे वास्तविक रूप से राजा कब बने। नरेंद्र शाह भी गद्दी पर 1913 में बैठ जाते हैं, लेकिन उनको जो अधिकार दिए गए वास्तविक रूप से वो जो राजा बने वो 1919 में बने। इसी तरह कीर्ति शाह भी 1887 में राजा बने, लेकिन वास्तविक तौर पर 1892 में इन्होंने गद्दी संभाली। ठीक है, रानी गुलेरिया ने अपने आभूषण बेचकर राजधानी में यानी टिहरी रियासत में बद्रीनाथ, रंगनाथ, केदारनाथ और गंगा माता के 4 मंदिर और 1 धर्मशाला का निर्माण करवाया था। तो किस रानी ने यह करवाया था? आप कहेंगे रानी गुलेरिया। रानी गुलेरिया ने वर्ष 1900 में और 1924 में क्रमशः कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह के यूरोप जाने के समय भी प्रशासिका के रूप में शासन किया था। जो रानी गुलेरिया थी इनकी मृत्यु होती है 1926 में। 1892 में ये कीर्ति शाह को सत्ता सौंप चुकी थी। जब वर्ष 1900 के दौरान कीर्ति शाह ब्रिटेन में जाते हैं, यूरोप यात्रा पे जाते हैं, तो उनके पीछे प्रशासिका के तौर पे कौन शासन करती हैं? यही करती हैं। इतना ही नहीं, जब 1924 में इनके जो पोते थे नरेंद्र शाह वो यूरोप यात्रा पे जाते हैं, तब भी टिहरी में प्रशासिका के रूप में कौन काम करती है? आप कहेंगे रानी गुलेरिया। तो रानी गुलेरिया ने किन किन शासकों की गैर मौजूदगी में बतौर प्रशासक शासन किया है? आप कहेंगे 2, कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह। ठीक है, अब कीर्ति शाह के काल में क्या क्या घटनाएं घटी देखिए। टिहरी में
प्रताप मिडिल स्कूल को प्रताप हाई स्कूल के रूप में उच्चीकृत किया गया। हालांकि उनके वास्तविक राजा बनने से पहले ही ये घटना हो गई थी, लेकिन उन्हीं का टाइम पीरियड है तो कीर्ति शाह का ही नाम पूछा जाता है। जो प्रताप मीडियम स्कूल था, यानी जो प्रताप मध्य स्कूल था, उसको हाई स्कूल में किसने कन्वर्ट किया? कीर्ति शाह के शासनकाल में 1891 में हुआ था। शिक्षा से रिलेटेड और भी काम कीर्ति शाह ने किए, जैसे इन्होंने कैंपेबल बोर्डिंग हाउस की स्थापना करी थी। ये करी थी 1907 में, ठीक है। इसकी स्थापना 1907 में करी। कैंपेबल की बात करते हैं, ये एक ब्रिटिश अधिकारी था जो 1907 में टिहरी में आता है। टिहरी में आने पर ये कीर्ति शाह के बारे में कथन कहता है, कीर्ति शाह की प्रशंसा करता है कि कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने भारतवर्ष के किसी भी भाग में नहीं पाया। ये किसने कहा था और किसके लिए कहा गया? कीर्ति शाह के लिए कैंपेबल ने कहा था। हेबेट संस्कृत पाठशाला, इसकी स्थापना भी कीर्ति शाह के द्वारा करी गई थी वर्ष 1909 में। किसने करी स्थापना और किस वर्ष करी, ये सवाल आता है। राजकीय हाई स्कूल श्रीनगर में जो स्थापित था, उसे छात्रावास बनाने के लिए भी आर्थिक सहायता 13,000 रुपए के उस समय किसने प्रदान करी? कीर्ति शाह ने दी थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्या क्या कार्य हुए। जो प्रताप मिडिल स्कूल यानी प्रताप जूनियर स्कूल था, उसे हाई स्कूल में इन्होंने किया। कैंपेबल बोर्डिंग हाउस की स्थापना करी। कैंपेबल ने इन्हें भारत में एक ऐसा राजा बताया जो कहीं पर भी नहीं था इनके जैसा राजा। हेबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना इन्होंने करी और राजकीय हाई स्कूल श्रीनगर में छात्रावास बनाने के लिए भी आर्थिक सहायता इन्होंने दी, ठीक है। स्वामी रामतीर्थ का टिहरी आगमन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। देखिए, जो स्वामी रामतीर्थ थे ये टिहरी में आए थे 1902 में। राजा के आग्रह पर ही ये टिहरी में आए थे। राजा ने इन्हें सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आग्रह किया और जापान जाने में सहायता प्रदान करी। देखिए, उसी दौरान जापान में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन होना था, तो राजा ने इनसे आग्रह किया कि आप जाकर वहां पर हमारा पक्ष रखें, और उनके आने जाने का खर्चा भी राजा कीर्ति शाह ने ही उठाया। तो क्वेश्चन आता है, स्वामी रामतीर्थ किसके शासन काल में आए, किस वर्ष में आए, उनको सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां पर भेजा गया था? तो जापान, ठीक है। स्वामी रामतीर्थ के लिए टिहरी में एक भवन का निर्माण भी राजा के द्वारा किया गया, जिसे गोल कोठी कहते हैं, ठीक है। स्वामी रामतीर्थ ने वर्ष 1906 में भिलंगना में जल समाधि ली थी। ये क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष इन्होंने भिलंगना नदी में जल समाधि ली थी? तो वर्ष 1906 में ली थी, ठीक है। किसने? स्वामी रामतीर्थ ने। अगला, कीर्ति शाह की तारीफ वायसरॉय लैंसीडाउन ने करी थी। जो कीर्ति शाह थे, जब ये वास्तविक तौर पर गद्दी पर बैठे यानी बतौर राजा इन्होंने काम करना शुरू किया, 1892 में आगरा दरबार में इनकी तारीफ करी गई, जो उस समय भारत का वायसरॉय था लैंसीडाउन के द्वारा। लैंसीडाउन ने जो दूसरे राजा थे उस समय भारत में, उनको कहा कि आपको कीर्ति शाह का अनुसरण करना चाहिए और कीर्ति शाह को अपना आदर्श बनाना चाहिए। तो कहां पर यह बात कही गई? आपको विकल्प दिए जाएंगे, लखनऊ में कहा, प्रयागराज में कहा, आगरा में कहा। तो आप कहेंगे आगरा दरबार में यह बात कही थी, लैंसीडाउन ने कही थी, 1892 में कही थी। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु, ठीक है। कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना भी करी थी। सबसे पहले अपने नाम से राजधानी बनाई थी प्रताप शाह ने। प्रताप शाह ने राजधानी किसे बनाया था? प्रताप नगर को बनाया था, ठीक है। कीर्ति शाह ने भी अपने नाम से राजधानी बनाई, कीर्ति नगर। कीर्ति नगर की स्थापना इन्होंने 1894 में करी। कीर्ति नगर का पुराना नाम क्या था? कीर्ति नगर का पुराना नाम बिलोली गांव था। ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो कीर्ति नगर की स्थापना इन्होंने करी, बिलोली गांव के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। किसानों की सुविधार्थ हेतु 2 लाख रुपए से बैंक ऑफ गढ़वाल भी इन्होंने खोला था। तो किसानों की मदद के लिए इन्होंने बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना करी थी 2 लाख रुपयों को लेकर के। क्वेश्चन आ सकता है। इंग्लैंड में कीर्ति शाह को 11 तोपों की सलामी दी गई थी। एक पेपर में सवाल आया था, किस पवार शासक को ब्रिटेन में 11 तोपों की सलामी दी गई? तो आप कहेंगे कीर्ति शाह। 1900 के दौरान ये ब्रिटेन यात्रा पे गए, उस दौरान इनको 11 तोपों की सलामी दी गई, इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा इनको कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका था 1898 में।
नाइट कमांडर की उपाधि भी इनको दी गई थी 1901 में। सर की उपाधि भी इनको दी गई 1903 में, और 1906 में इनको राज्य काउंसिल यानी जो राज्य परिषद होती थी उसका सरकारी सदस्य भी बनाया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सवाल कि किस वर्ष कीर्ति शाह को राज्य परिषद का सरकारी सदस्य बनाया गया या किस पवार शासक को बनाया गया, तो आप बता सकते हैं। इन्होंने राज्य सेना का पुनर्गठन किया और टिहरी में माइनर्स और सेपर्स फोर्स की स्थापना करी। इसके अलावा कीर्ति शाह के बारे में कहा जाता है इन्होंने इंपीरियल सफरमैन नामक सेना भी बनाई थी। तो राज्य सेना का पुनर्गठन करके टिहरी में माइनर्स एंड सेपर्स फोर्स या सेना किसने बनाई? कीर्ति शाह ने। और इस नाम से भी सेना किसने बनाई? कीर्ति शाह ने। पवार वंश का महर्षि कीर्ति शाह को कहा जाता है। पवार वंश का महर्षि इनको कहते हैं। जो भक्त दर्शन थे इन्होंने कीर्ति शाह को राजर्षि कहा है। तो पवार वंश का महर्षि राजर्षि किसको कहा जाता है? कीर्ति शाह को। कीर्ति शाह के और क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य हैं या इनसे जुड़े क्या क्या विविध तथ्य हैं, देखिए। कीर्ति शाह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी योग्यता से एक हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया था। हालांकि बाद में इन्होंने कॉपीराइट कंपनियों को बेच दिया था। तो हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी किस पवार शासक ने किया? वो कीर्ति शाह को ही माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा टिहरी में वेधशाला का निर्माण भी इन्होंने करवाया। पहली बार टिहरी में बिजली लाने का श्रेय भी कीर्ति शाह को जाता है। उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना भी इन्होंने करवाई थी। कीर्ति शाह ने ही टिहरी घंटाघर, जो टिहरी बांध में डूब चुका है, जिसकी लंबाई लगभग 110 मीटर है, इसका निर्माण करवाया था 1897 में। तो टिहरी का जो घंटाघर है इसे किसने बनवाया था? कीर्ति शाह ने। टिहरी में पहले मदरसे की स्थापना भी कीर्ति शाह ने ही करी थी। इसके अलावा टिहरी में पीडब्ल्यू विभाग की स्थापना, जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, टिहरी में महिला अस्पताल जच्चा बच्चा केंद्र की स्थापना भी कीर्ति शाह ने करी थी। इन्होंने तारादत्त गेरोला को अपना विधि परामर्शदाता नियुक्त किया था, यानी कानूनी सलाहकार। तारादत्त गेरोला को किसने बनाया था? तो आप कहेंगे कीर्ति शाह ने बनाया था। ठीक है। भवानी उनियाल, जो भवानी दत्त उनियाल थे, ये इनके निजी सचिव थे, जबकि हरि सिंह मियां इनके वजीर थे। अब देखिए, यशवंत सिंह कठौर जी की पुस्तक में इनके वजीर का नाम हरि सिंह मियां लिखा गया है, जबकि इनके एक और वकील का नाम आया है वहीं पर, हरि कृष्ण रतूड़ी। अब कुछ जगहों पर है कि दोनों एक ही व्यक्ति थे, कुछ जगहों पर है कि इनके बाद यही इनके वजीर बने थे। तो आपने दोनों बातों को ध्यान रखना है। इनके वजीर का नाम हरिकृष्ण रतूड़ी या हरि सिंह मियां। केदार खंड की पांडुलिपि के प्रकाशन के लिए इन्होंने आर्थिक सहायता भी प्रदान करी थी। किसने आर्थिक सहायता प्रदान करी थी? केदार खंड के जो पांडुलिपि है उनके प्रकाशन के लिए कीर्ति शाह। इनके जो वजीर रहे हरिकृष्ण रतूड़ी, सवाल भी आता है कि किसके वजीर थे? ये कीर्ति शाह के वजीर थे। हरिकृष्ण रतूड़ी को गढ़वाली परंपराओं पर आधारित नरेंद्र हिंदू लॉ और गढ़वाल का इतिहास लिखने को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। देखिए, ये दोनों पुस्तकें जो आई वो कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद आई। जो नरेंद्र हिंदू लॉ है वो 1918 में आई और गढ़वाल का इतिहास 1927 में। लेकिन कहा जाता है इनको ये पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहन और सहायता किसने प्रदान करी? कीर्ति शाह ने करी। बाद में ये पुस्तकें नरेंद्र शाह के काल में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। हर पट्टी में एक एक पटवारी और मंदिरों एवं धर्मशालाओं के जीर्णोद्धार एवं प्रबंधन के लिए एक अधीक्षक इन्होंने नियुक्त किया था। ऐसे वाले पॉइंट कथन वाले सवाल में आते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। एक कथन डाल देगा कि इन्होंने हर पट्टी में एक पटवारी को नियुक्त किया और मंदिरों धर्मशालाओं के जीर्णोद्धार के लिए हर पट्टी में एक अधीक्षक, एक इंस्पेक्टर को भी नियुक्त किया। तो कथन सही है, कीर्ति शाह ने किया था। ठीक है। इन्होंने वनों के ठेके ब्रिटिश सरकार को न देकर गढ़वाली ठेकेदारी को देने का निश्चय किया। अभी तक पवार शासक जो थे टिहरी के, वो ब्रिटिश अधिकारियों को या डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को वनों का ठेका देते थे। इन्होंने इस परंपरा को बदलने का प्रयास किया और ब्रिटिश सरकार को न देकर जो गढ़वाली ठेकेदार थे उनको देने का प्रयास किया। इसी कड़ी में इन्होंने मरगदना निवासी जो ठेकेदार थे गंगाराम खंडूरी, इनको देवदार के 1500 वृक्षों का निःशुल्क में ठेका दिया था। ठीक है। नवरात्रों में झोटा मारने की प्रथा को इन्होंने समाप्त किया। बड़ा बेगार प्रथा से, बड़ा बेगार से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित थी सकलाना की जनता, उनके लिए इन्होंने बड़ा बेगार प्रथा को समाप्त किया। अंत में 25 अप्रैल 1913 को इनकी मृत्यु हो जाती है।
तो ये कीर्ति शाह से संबंधित कथन, संबंधित उनके तथ्य जो हमने देखे कि कौन इनकी शुरुआत में संरक्षिका रही, कैसे वो संरक्षिका बनी, उनसे पहले कौन थे, उनसे रिलेटेड क्या फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, और फिर कीर्ति शाह के इंपॉर्टेंट कार्य। अब बात करते हैं पवार वंश के 59वें राजा नरेंद्र शाह के बारे में। ये गद्दी पर आए 1913 में, 1946 तक इनका शासन रहा। वास्तविक रूप से शासन इन्होंने 1919 में संभाला था, जैसा हमने अभी ऊपर बात करी। अब इसको डिटेल से देखिए। इनकी संरक्षिका जो थी वो राजमाता नेपालिया थी, यानी कीर्ति शाह की जो पत्नी थी और इनकी जो माता थी। ठीक है, उस समय संरक्षण समिति पहले बन चुकी है। संरक्षण समिति का जो अध्यक्ष होता है वही प्रमुख संरक्षक या संरक्षिका होती है। तो इनके काल में वो जो संरक्षण समिति थी उसकी अध्यक्षता के रूप में काम करती थी राजमाता नेपालिया। इनके अस्वस्थ रहने पर क्रमशः शेमियार और म्योर इस संरक्षण समिति के अध्यक्ष रहे। जब ये अस्वस्थ रही बीच में कुछ समय के लिए, तो कुछ समय इनके जो संरक्षण समिति थी उसके अध्यक्ष के तौर पे शेमियार ने काम किया और कुछ समय के लिए म्योर ने काम किया। तो सवाल आएगा, शेमियार और म्योर किस पवार शासक के कुछ समय के लिए संरक्षक रहे थे या संरक्षण समिति के अध्यक्ष रहे थे? नरेंद्र शाह। ठीक है, नरेंद्र शाह को वास्तविक शक्तियां 1919 में मिल गई थी। ठीक है, अंग्रेजों ने इन्हें गढ़वाली सेना का स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया था। किसे बनाया था? नरेंद्र शाह को। इसके अलावा अंग्रेजों ने इन्हें सर की उपाधि भी प्रदान करी थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य किए टिहरी में, देखिए। इन्होंने टिहरी में पहली जनगणना करवाई थी। किसके शासनकाल में टिहरी में पहली बार जनगणना करवाई गई? तो ये थे नरेंद्र शाह। 1921 में ये हुआ था। इसके अलावा 1920 में कृषि बैंक की स्थापना भी इन्होंने करी थी। बैंक ऑफ गढ़वाल कीर्ति शाह ने बनाया था, एक कृषि बैंक नरेंद्र शाह ने भी बनाया था। उच्च शिक्षा की सुविधा के लिए इन्होंने 1920 में छात्रवृत्ति निधि की स्थापना करी थी। नरेंद्र शाह ने युवाओं को शिक्षा के लिए जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में भी भेजा था। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए इन्होंने दान में दिए थे कीर्ति शाह की स्मृति में 1933 में। तो किसने दिए और किसकी स्मृति में दिए, ये सवाल आता है। किस वर्ष दिए, ये क्वेश्चन बनेगा। 1940 में इन्होंने प्रताप हाई स्कूल को प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज बना दिया। तो प्रताप जूनियर स्कूल पहले था, जिसे प्रताप शाह ने स्थापित किया था। प्रताप जूनियर स्कूल को हाई स्कूल बनाया कीर्ति शाह के काल में, और हाई स्कूल को इंटरमीडिएट में बना दिया। नाम प्रताप शाह के ही नाम पर है। तो अगर आपसे पूछेगा प्रताप जूनियर हाई स्कूल किसने खोला, तो आप कहेंगे प्रताप शाह। प्रताप हाई स्कूल किसने किया या किसने खोला या किसने स्थापित किया, ऐसा भी अगर बन जाए तो कीर्ति शाह। और प्रताप इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेज किसने खोला, तो आप कहेंगे नरेंद्र शाह। ठीक है, इन्हीं के समय में राजमाता जो नेपालिया थी, इन्होंने 1942 में कन्या पाठशाला की स्थापना भी करी टिहरी में। तो टिहरी में कन्या पाठशाला इन्हीं के काल में हुआ। नाम उसमें अपने रानी नेपालिया का ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य शासन में प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए राजा ने 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी। तो राज्य प्रतिनिधि सभा किसने गठित करी थी? नरेंद्र शाह ने 1923 में। उद्देश्य क्या था? कि राज्य के जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनका सहयोग शासन में लिया जा सके। ठीक है, इस सभा की जो राज्य प्रतिनिधि सभा थी, इसका अध्यक्ष खुद राजा होते थे और इसके उपाध्यक्ष इनके जो चाचा थे कुंवर विचित्र शाह वे होते थे। ठीक है, नरेंद्र शाह के ही काल में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी गई। ये क्वेश्चन बना है पेपर में कि किसके काल में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय खोला गया, तो नरेंद्र शाह। कब खोला गया? 1923। टिहरी में अंतिम भूमि बंदोबस्त नरेंद्र शाह ने ही करवाया था 1924 में। यह टिहरी राज्य का पहला विधिवत हुआ भू प्रबंधन था और टिहरी रियासत का आखिरी। ठीक है, नरेंद्र नगर का पुराना नाम ओड़ा थली था। इन्होंने भी अपने नाम से राजधानी को बनाया। नरेंद्र नगर की इन्होंने स्थापना करी 1921 में। नरेंद्र नगर में इन्होंने अपने लिए राजभवन भी बनाया जो 1921 से 1924 तक बना, यानी 1924 में बनकर यह तैयार हुआ। 1925 में राजधानी नरेंद्र नगर को बनाया गया। कीर्ति नगर से राजधानी अब कहाँ आ गई? नरेंद्र नगर में आ गई। ठीक है, यह काम भी किसने किया था? नरेंद्र शाह ने किया था।
इसके अलावा कई सारे मार्गों का भी इन्होंने निर्माण करवाया। मुनि की रीति से कीर्ति नगर, नरेंद्र नगर तक, फिर टिहरी से नरेंद्र नगर, टिहरी से कीर्ति नगर के मार्ग इन्होंने बनाए थे। तो नरेंद्र नगर की स्थापना इन्होंने 1921 में करी। इनका राजभवन बनकर तैयार हुआ यहाँ पर 1924 में, और अगले ही वर्ष 1925 में नरेंद्र नगर को राजा ने अपनी राजधानी बनाया। नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या था? औड़ाथली इनका पुराना नाम था इस जगह का। ठीक है। उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल को कहा जाता है। यह दीवान के पद पर नियुक्त था। यह दीवान किसका था? नरेंद्र शाह का था। इनकी नियुक्ति दीवान के पद पर 1929 में होती है, इसे भी ध्यान रखना। ये किसका दीवान था? ये नरेंद्र शाह का दीवान था। बाद में इसी चक्रधर जुयाल के द्वारा तिलाड़ी कांड को अंजाम दिया जाता है 30 मई 1930 को। जिस वक्त नरेंद्र शाह यूरोप यात्रा पर थे, उस समय तिलाड़ी मैदान पर जब भीड़ वहां पे जमा हुई थी, आजाद पंचायत वहां पर चल रही थी, तो चक्रधर जुयाल वहां पर पहुंच जाता है और गोलियां चलवा देता है। जो तिलाड़ी कांड है यह आपके तिलाड़ी मैदान में हुआ था, इसीलिए तिलाड़ी कांड कहते हैं। रवाई क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए इस घटना को रवाई कांड भी कहते हैं। वर्तमान में ये जो तिलाड़ी मैदान है ये उत्तरकाशी में पड़ता है, यमुना नदी के तट पर है। ठीक है। जैसा आप जानते हैं उस समय उत्तरकाशी टिहरी रियासत का ही पार्ट था। तो इसी घटना का जिम्मेदार कौन था? चक्रधर जुयाल। इसे उत्तराखंड का जनरल डायर कहते हैं, और रवाई कांड की घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है। ये किसका दीवान था? नरेंद्र शाह का दीवान था। ये क्वेश्चन भी पेपर में बना है कि जब तिलाड़ी कांड हुआ उस समय नरेंद्र शाह कहां पर थे? तो आप कहेंगे यूरोप यात्रा पे। ठीक है। इसी प्रकार जब श्रीदेव सुमन की मृत्यु होती है, नरेंद्र शाह उस वक्त भी टिहरी में मौजूद नहीं थे, वे उस समय मुंबई में थे। ठीक है। टिहरी में समांतर सरकार का गठन किया जाता है 1930 में। क्वेश्चन बनेगा, हीरा सिंह को 5 सरकार और बैजराम को 3 सरकार की उपाधि दी जाती है। बेसिकली एक पदवी होती थी, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इस तरह की। तो टिहरी में 1930 में ही आजाद पंचायतें गठित की जा रही थी। इसी दौरान टिहरी में समांतर सरकार का भी गठन किया गया। इस समांतर सरकार में हीरा सिंह को 5 सरकार और बैजराम को 3 सरकार की उपाधि दी गई। ये उपाधियां नेपाल दरबार की तर्ज पर दी गई थी। ठीक है। इनकी मुख्य मांग क्या थी? वन अधिकारों की वापसी। चाहे वो समांतर सरकार की मांग रही हो, चाहे उस समय जो आजाद पंचायतें बन रही थी, इन सबकी मांग क्या थी? मुख्य मांग क्या थी? वन अधिकार जो इनसे छीन लिए गए थे उनकी वापसी की मांग ये कर रहे थे। ठीक है। नरेंद्र शाह के काल में टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना करी जाती है 1934 में। इन्हीं के काल में टिहरी में राज्य कुष्ठ विधान ये पारित किया गया 1939 में, और इन्हीं के काल में राज्य टीका विधान भी आया 1943 में। ठीक है। नरेंद्र शाह ने टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन पेपर में बना है कि टिहरी हाईकोर्ट किसने बनाया था? नरेंद्र शाह ने। इन्होंने हाईकोर्ट की स्थापना 1938 में करी थी। जो टिहरी हाईकोर्ट है इसका पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था गढ़वाल के पहले बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। ठीक है। न्याय सुविधा के लिए राजा ने परगना अधिकारी नियुक्त किए थे और सिविल एंड सेशन जज का न्यायालय भी स्थापित किया। हाई कोर्ट भी स्थापित किए, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, इनको भी स्थापित करने का काम नरेंद्र शाह ने किया था। इसके अलावा नरेंद्र शाह ने 1945 में टिहरी राज्य में कोर्ट एक्ट यहां पर इनके द्वारा लागू किया गया, जिसके माध्यम से इन्होंने हाई कोर्ट, सिविल जज, प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के जजों के अधीन न्याय व्यवस्था शुरू करी। यानी पूरा एक पैटर्न इन्होंने बना दिया कि आप पहले यहाँ पे जाइए, फिर यहाँ पर अपील, फिर यहाँ पर अपील, इस तरीके से, जिसमें सबसे ऊपर होता था हाई कोर्ट। तो जजों की पहली, द्वितीय, तृतीय श्रेणी बनाना किसने किया? नरेंद्र शाह ने। ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 में होती है। देहरादून में यह स्थापना हुई थी। जो प्रजामंडल था इसकी मुख्य मांग क्या थी? टिहरी राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। राजशाही का अंत ये लोग नहीं चाहते थे। क्वेश्चन आता है कि इनकी मुख्य मांग क्या थी? तो ये राजशाही के खिलाफ नहीं थे, बस ये चाहते थे कि राजा के ही अंतर्गत, राजा के ही छत्र छाया में एक उत्तरदायी शासन यहाँ पर हो, अधिकारियों की जिम्मेदारी यहाँ पर तय हो। ठीक है। यानी राजा अपना शासन करता रहे, राजा सर्वोच्च होगा, लेकिन एक मंत्री परिषद होनी चाहिए जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। ठीक है। टिहरी राज दरबार और प्रजामंडल के मध्य में अगस्त समझौता कब हुआ था? तो इनके मध्य में समझौता 1946 में 29 अगस्त को हुआ था। ठीक है।
टिहरी प्रजामंडल को रियासत के भीतर मान्यता दी गई थी 1946 में। जब ये बना था 1939 में, देहरादून में ये बना था, तो इसको अपने कार्य टिहरी रियासत में करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। विरोध होते रहे, लगातार ये अपने आंदोलन के लिए लड़ते रहे। उसी दौरान श्रीदेव सुमन भी 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो जाते हैं 1944 में। इसके बाद 1946 में टिहरी रियासत और जो प्रजामंडल है इनके बीच में एक समझौता हो जाता है, जिसे अगस्त समझौता कहते हैं। बाद में प्रजामंडल को भी रियासत के भीतर अपने कार्य करने की अनुमति मिल जाती है, मान्यता मिल जाती है। टिहरी में डोरी पैमाइश भू व्यवस्था भी शुरू कराई थी नरेंद्र शाह ने। 1919 में राज्य में भूमि व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ करी, जो 1924 तक चलती रही। इनकी भूमि व्यवस्था को डोरी पैमाइश कहा गया। जूलिया पैमाइश किसकी थी? प्रताप शाह की। डोरी पैमाइश किसकी है? आप कहेंगे नरेंद्र शाह की। ठीक है, नरेंद्र शाह की कार दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन पेपर में बना है, किस पवार शासक की मृत्यु सड़क हादसे में हुई? आप कहेंगे नरेंद्र शाह की। 22 सितंबर 1950 को इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, इन्होंने अपने जीवित रहते ही जब इनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, अस्वस्थ रहने के कारण अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को गद्दी पर बैठा दिया था। मानवेंद्र शाह गद्दी पर बैठे 1946 में। ये पवार वंश के 60वें और आखिरी राजा थे। टिहरी के ये छठे और आखिरी राजा थे। ठीक है, मानवेंद्र शाह अंतिम पवार या परमार शासक थे। इनका राज्य अभिषेक 5 अक्टूबर 1946 को हुआ था। इनके काल में 2 इंपॉर्टेंट विद्रोह हुए। टिहरी में सकलाना विद्रोह इनके काल में हुआ, ये 1947 में हुआ था। और इन्हीं के काल में टिहरी में 1948 में कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था, जिसमें नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी शहीद हो गए थे। ठीक है, तो कीर्तिनगर विद्रोह 48 में हुआ, सकलाना विद्रोह 47 में हुआ था मानवेंद्र शाह के काल में। इसके बाद टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम लाया गया, जिससे टिहरी में शांति बनी रहे। 1948 में इसे पारित किया गया था। फिर भी लगातार विरोध यहाँ पे चल रहे थे, क्योंकि 1947 में भारत भी आज़ाद हो चुका था, तो दबाव भी अब बना रहा था लगातार कि अब हमें भी प्रजातंत्र चाहिए। ठीक है, अंततः टिहरी का भारत में विलय हुआ। विलय कैसे हुआ? देखिए, टिहरी रियासत का भारत में विलय। हालात को देखते हुए राजा ने प्रजामंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। प्रजामंडल की मांग क्या थी? कि राजा के अधीन एक उत्तरदायी शासन। ठीक है, राजा ने अंततः इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम यहाँ पे चुनाव कराने को तैयार हैं, मंत्रिपरिषद बनाएंगे जो राजा के अंडर में होगी, लेकिन जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। 15 जनवरी 1948 को टिहरी नगर की सार्वजनिक सभा में यह राजपत्र पढ़ा गया, जिसमें मानवेंद्र शाह द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना का वचन दिया गया 25 जनवरी 1948 को, कि हम उत्तरदायी शासन बनाने को तैयार हैं। इसके अगले ही दिन भारत सरकार की ओर से टिहरी की सार्वजनिक सभा में, जहां पर यह घोषणा हुई थी कि उत्तरदायी शासन बनेगा, उसी सार्वजनिक सभा को यह जानकारी दी गई कि भारत सरकार के देशी राज्य विभाग ने टिहरी में शांति व्यवस्था के लिए राज्य के शासन को संयुक्त प्रांत की सरकार को सौंप दिया है। यानी आपको अलग से कोई अतिरिक्त सरकारी मंत्रिपरिषद बनाने की जरूरत नहीं है, हमने टिहरी के प्रशासन को संयुक्त प्रांत के सरकार को सौंप दिया है। ठीक है, 16 जनवरी की सार्वजनिक सभा की घोषणा के अनुसार समस्त राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर लिया गया, उसी दिन जिस दिन भारत सरकार की घोषणा हुई। इसके बाद भी टिहरी में कई सारे लोग थे जो राजा के अधीन उत्तरदायी शासन चाहते थे। कुछ चाहते थे कि डायरेक्ट भारत में विलय कर दिया जाए, कुछ चाहते थे कि आज़ाद पंचायतें ही शासन चलाएं। अंतरिम सरकार भी टिहरी के अंदर बनाई गई वहां के प्रशासन के लिए, लेकिन उससे भी जनता खुश नहीं थी, क्योंकि वो केवल अपने ही लोगों की देखभाल कर रही थी, उन्हीं की बातों को सुन रही थी। अंततः राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी सहमति दे दी। टिहरी विलय पत्र पर हस्ताक्षर मुख्य तौर पर जो होते हैं वो 18 मई 1949 को हुए थे। लागू ये 1 अगस्त 1949 से हुआ, इसीलिए ये तिथि इंपॉर्टेंट है। 18 मई वाली पर कहा जाता है कि हस्ताक्षर उस दिन हो गए थे। मुख्य तौर पर जो लागू हुआ, टिहरी का आधिकारिक रूप से जो विलय भारत में हुआ टिहरी रियासत का, वो 1 अगस्त 1949 को हुआ। ठीक है, विलय पत्र पर पहले व्यक्ति जिसने हस्ताक्षर किए वे परिपूर्णानंद पैन्यूली थे। परिपूर्णानंद पैन्यूली उस समय टिहरी राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, तो बतौर उस पद पर रहते हुए इन्होंने हस्ताक्षर किए। दूसरे हस्ताक्षर कहे जाते हैं कि मानवेंद्र शाह के थे। 3 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए, तीसरे हो सकते क्योंकि 1949 का टाइम है, तो हो सकता है उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनके साइन इसमें रहे हों। ठीक है,
उसका नहीं पूछा जाता है, ना राजा का नाम आता है। बस ध्यान रखना किस व्यक्ति के थे, परिपूर्णानंद पेन्युली के, जो उस समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। टिहरी को संयुक्त प्रांत का, यानी जो आज का यूपी है, उसका 50वां जिला बना दिया गया। टिहरी का विलय भारत में कब हुआ? 1 अगस्त 1949 को। अंतिम पवार शासक मानवेंद्र शाह की मृत्यु हो जाती है 5 जनवरी 2007 को। विलय के बाद ये लोकसभा के चुनाव भी लड़ते हैं। 8 बार ये टिहरी से लोकसभा के सांसद भी रहे थे। ठीक है, बाद में जो इनकी पत्नी थी कमलेंदुमती शाह, वे भी सांसद बनी। वर्तमान में जो इनकी बहू है राज्य लक्ष्मी शाह, वे टिहरी से सांसद हैं। इनकी मृत्यु कब होती है? 5 जनवरी 2007 को। हालांकि इनके बारे में भी कहा जाता है कि इनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी, लेकिन जो क्वेश्चन बना था आपके पास वो नरेंद्र शाह को लेकर बना था, तो आपने पहले नरेंद्र शाह को ही ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ पवार वंश जो था टिहरी रियासत में भी बतौर राजा समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो भारत में विलय हो जाता है 49 में ही। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने टिहरी रियासत के जो अंतिम 3 राजा रहे, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह, उनसे जुड़े तथ्यों को यहाँ पर देखा और टिहरी का भारत में विलय देखा। इसी के साथ हमारा जो पूरा पवार वंश था वो हमारा समाप्त हुआ। कनकपाल से हमने शुरुआत करी थी। कनकपाल, सोनपाल, सहजपाल, अजयपाल, इन सब के बारे में जाना। मान शाह, बलभद्र शाह, महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, इन सब के बारे में जाना। फिर हमने टिहरी रियासत को जाना, पूरा पवार राजाओं को कवर किया। अगली एक वीडियो और आएगी पवार राजाओं से संबंधित, इनके प्रशासन, इनकी प्रणाली, इनके काल की इंपॉर्टेंट घटनाओं, इनकी पुस्तकों को लेकर के, और फिर हम चलेंगे गोरखा साम्राज्य की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।